कैरेबियन सागर की गहरी नीली लहरों के बीच एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। वह आराम से लहरों में बहती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, कुछ ऐसा जो पानी के नीचे उसे छू कर निकल गया हो। वह चौंक कर आसपास देखती है, पर कुछ नजर नहीं आता। वह खुद को समझाती है, शायद उसका वहम होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही सिहरन फिर से उसके पूरे बदन में दौड़ जाती है। इस बार भी कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। अब जूलिया के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह तुरंत यॉट की तरफ तैरना शुरू कर देती है। और तभी वो पल आता है जिसका सबको डर था। अचानक कोई चीज उसकी टांग को जोर से खींच लेती है। जूलिया दर्द और दहशत से चीख उठती है, मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक में डूबी होती है, उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में इतने मशगूल होते हैं कि उन्हें भी पत्नी की चीखों का एहसास नहीं होता। जूलिया किसी तरह पानी के ऊपर टिकने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी भर जाने से उसकी आवाज दब जाती है। कुछ पल बाद टॉम को लगता है कि काफी देर से जूलिया नजर नहीं आई। वह घबराकर यॉट पर उसे ढूंढता है और जैसे ही अपनी पत्नी को खतरे में देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। टॉम तुरंत बच्चों को आवाज देता है, यॉट को उस दिशा में मोड़ता है और सीधा पानी में छलांग लगा देता है। तेजी से तैरकर वह जूलिया तक पहुंचता है और उसे संभालते हुए वापस यॉट की ओर ले आता है। बच्चे मिलकर दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। पूरा परिवार डरा हुआ जूलिया को संभालता है, लेकिन वह खुद को यही यकीन दिलाती है कि शायद तेज लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। कोई नहीं जानता कि यह सिर्फ शुरुआत है। रात को परिवार मिलकर बेन का जन्मदिन मनाता है। हंसी मजाक का माहौल होता है। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड की वीडियो कॉल आती है और वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड कैमरा घुमाकर दिखाता है। शहर के ऊपर विशालकाय काले बादल मंडरा रहे हैं, मानो कोई तूफान अपने पूरे कहर के साथ आने वाला हो। अचानक कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैसी घबराई हुई यह बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर पड़ रहा है। तभी सबको एक अजीब सी गूंजती आवाज सुनाई देती है। पूरा परिवार बाहर निकलता है और हैरान रह जाता है। व्हेल मछलियों का एक विशाल झुंड यॉट के पास से गुजर रहा होता है। टॉम समझाता है कि व्हेल हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो ये विशाल जीव भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सुनते ही एक अनजान डर पूरे परिवार पर छा जाता है। अचानक यॉट जोर से हिचकोले खाती है और बेन गिर पड़ता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वह खुद पानी में डाइव लगाकर नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ पलों की खामोशी के बाद वह सतह पर वापस आता है, लेकिन इस बार उसके कंधे पर एक गहरा और खौफनाक घाव होता है। जूलिया घबराकर तुरंत उसका जख्म साफ करती है। टॉम कांपती आवाज में बताता है कि पानी के अंदर उसे साफ महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई बहुत विशालकाय जीव मौजूद था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा वहां कुछ नहीं था। शायद प्रोपेलर से कट लग गया हो, लेकिन टॉम की आंखों में जो खौफ होता है वह कुछ और ही कहानी बयां करता है। वह धीरे से बुदबुदाता है, जो भी वो चीज थी वो बहुत बड़ी थी। टॉम के कंधे पर लगा वो रहस्यमयी घाव सिर्फ शुरुआत थी। यॉट पर अब हर तरफ नुकसान साफ नजर आने लगता है। टॉम समझ जाता है कि अब उन्हें बाहर से मदद बुलानी ही होगी। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है। कैसी अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की जद्दोजहद करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। समुद्र के बीचों बीच वो पूरी तरह अकेले पड़ चुके होते हैं। तभी कैसी को अंधेरे में कुछ अजीब सा साया दिखता है और वह डर के मारे चीख पड़ती है, लेकिन अगले ही पल राहत की सांस लेती है। वो तो बस बेन होता है जो मास्क पहनकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी हंसी मजाक के बीच भी माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुली रहती है। और फिर वो पल आता है जिसका डर सबको सता रहा था। यॉट पूरी तरह से बंद हो जाती है और समुद्र के बीचों बीच बेबस होकर फंस जाती है। जूलिया रेडियो पर एक हल्की सी आवाज सुनती है, लेकिन वह इतनी खराब और टूटी फूटी होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता। टॉम भारी मन से परिवार को बताता है कि उनके पास अब सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है। अब बस एक ही उम्मीद है, कोई मछली पकड़ने वाली नाव उन्हें देख ले। तभी अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और साथ ही एक भयानक सी आवाज हवा में गूंजती है। पूरा परिवार दौड़कर बाहर आता है और जो नजारा उनकी आंखों के सामने होता है वह किसी को यकीन नहीं होता। आसमान से एक के बाद एक उल्कापिंड धरती पर गिर रहे होते हैं। हर टकराव के साथ जमीन पर भयानक धमाके होते हैं। तभी एक उल्कापिंड सीधा उनके पास पानी में आ गिरता है। टॉम बदहवास होकर यॉट स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन उसी वक्त एक और उल्कापिंड
ठीक उस इलाके पर आ गिरता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर जकड़ लेता है, मानो यही उनका आखिरी पल हो। और तभी टॉम के दिमाग में एक खौफनाक सच कौंधता है, ये आग के गोले उल्का पिंड नहीं बल्कि धरती पर गिरते हुए सैटेलाइट्स हैं। इसी बीच बेन नोटिस करता है कि यॉट से धुआं उठ रहा है। टॉम तुरंत चेक करता है और उसे यकीन हो जाता है इंजन पूरी तरह खराब हो चुका है। हवा तेजी से रफ्तार पकड़ने लगती है और पूरा परिवार डर के मारे यॉट के अंदर छुप जाता है, बिना यह नोटिस किए कि कंपास पागलों की तरह घूम रहा है। यॉट अब बुरी तरह हिचकोले खाने लगती है। बेन एक बार फिर गिर पड़ता है, इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें गुस्से में यॉट से टकराती रहती हैं। टॉम हिम्मत करके बाहर निकलता है और लाइफ जैकेट्स ले आता है। तभी अचानक पूरी यॉट में अंधेरा छा जाता है, पावर चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स की तरफ भागता है और बटन दबाते ही रोशनी वापस आ जाती है। लेकिन उसी पल बेन की नजर कुछ और ही खौफनाक चीज पर पड़ती है। जूलिया की नाक से खून बह रहा होता है। जूलिया को अचानक चक्कर आने लगते हैं और कैसी सिंक की तरफ भागकर उल्टी कर देती है। टॉम बेतहाशा रेडियो ट्राई करता रहता है पर कहीं से कोई सिग्नल नहीं मिलता और तभी एक तेज कान फाड़ू हाई पिचड आवाज पूरे माहौल में गूंज उठती है। हवा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की जी तोड़ कोशिश करती है, लेकिन एक हैच अचानक खुल जाता है और तूफानी हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। आखिरी उम्मीद में टॉम एक फ्लेयर जलाता है और फिर अचानक चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह परिवार झटके से जागता है, यह देखकर हैरान कि वे उस भयानक तूफान से किसी तरह बच निकले हैं। लेकिन यॉट अब आधी तबाह हो चुकी होती है और जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, जो नजारा उनकी आंखों के सामने होता है वह किसी बुरे सपने से कम नहीं। समुंदर का पूरा पानी गायब हो चुका होता है और उनकी यॉट अब खुली जमीन पर बुरी तरह अटकी पड़ी होती है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। कैसी बदहवास होकर सिग्नल चेक करती है पर नेटवर्क पूरी तरह डाउन होता है। बेन बेखबर दो मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। कंपास पूरी तरह उल्टा हो चुका है। ऐसा आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड शायद अब जिंदा नहीं बचा होगा और वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। जब जूलिया उसे संभालने आती है, कैसी उसे दूर धकेल देती है और अकेले छुपने चली जाती है। इस बीच जूलिया और टॉम मिलकर बची हुई सप्लाई का हिसाब लगाते हैं। बेन अपने बर्थडे बैलून एक पत्थर से बांध देता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई सर्वाइवर उसे देख ले। टॉम एक बार फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार किस्मत साथ देती है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। उसका नाम नाव होता है। वह एक सबमरीन का कैप्टन है जिसकी सबमरीन भी जमीन पर अटक गई है। वह पुष्टि करता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं। इसी वजह से समुंदर पीछे हट गया और जमीन डूब गई। वह बताता है कि अब तक उसे और कोई सर्वाइवर नहीं मिला और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पूरी तरह ठप हो चुके हैं। वह चेतावनी देता है कि पोल्स फिर से रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते में समुंदर वापस लौट आएगा और जब वह लौटेगा तो बेहद खतरनाक होगा। नाउ यह भी बताता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह बची है। जूलिया और टॉम गिड़गिड़ाते हुए उससे विनती करते हैं, प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। नाउ अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम हिसाब लगाता है, सबमरीन तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। नाउ कहता है, आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह निकलेंगे। अगली सुबह परिवार सामान समेट रहा होता है। तभी टॉम की नजर पास में कुछ हिलते हुए पर पड़ती है। वह एक लंगड़ाता हुआ अजनबी आदमी होता है जिसके हाथ में हारपून होती है और साथ में एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम बिना किसी शक के उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वह आदमी किसी अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ाता है जो टॉम बिल्कुल समझ नहीं पाता। और फिर वो पल आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पानी पीते ही वह अजनबी अचानक टॉम के सिर पर बोतल दे मारता है और उसके चेहरे पर जोरदार लात मारता है। जूलिया दहशत में भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी हारपून सीधा टॉम के पेट में घुसा देता है। टॉम कुछ पल तड़पता है और फिर वह आदमी बेरहमी से उसकी गर्दन भी काट डालता है। जूलिया की चीख पूरे इलाके में गूंज उठती है। टॉम को बेरहमी से मार डालने के बाद वह खूंखार अजनबी अब जूलिया के पीछे दौड़ पड़ता है और उस पर हारपून फेंक देता है, जिससे उसके कंधे में गहरी चोट लग जाती है। दर्द से कराहते हुए जूलिया किसी तरह यॉट के अंदर भागती है और बच्चों को चिल्लाकर कहती है, छुप जाओ। वह तुरंत दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन डर के मारे सोफे के अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन थमाती है और खुद एक चाकू उठाकर बाथरूम में छुप जाती है। वह आदमी दरवाजे पर बेतहाशा धक्के मारना शुरू कर देता है और आखिर
आखिरकार अंदर घुस ही आता है। पहले वह थोड़ा खाना उठाता है, फिर पूरी यॉट में इधर उधर तलाशी लेने लगता है। धीरे धीरे वह बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन जूलिया समझदारी दिखाते हुए एक छोटे से छेद से चुपचाप बाहर निकल जाती है। वह आदमी सोचता है कि जूलिया भाग निकली, लेकिन तभी उसका कुत्ता उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है और जूलिया मजबूरन उसे चाकू से मार देती है। कुत्ते की दर्दनाक चीख सुनते ही वह आदमी बाहर आता है और अपने मरे हुए कुत्ते को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसी बीच जूलिया यॉट के दूसरे साइड से अंदर घुसने की कोशिश करती है। ऊपर चढ़कर एक टूटी खिड़की से अंदर आने लगती है, लेकिन वह आदमी पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। वह उसे पकड़कर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे जूलिया नीचे गिर पड़ती है। वह फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, पर वह आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वह उसकी कलाई पर पैर रखकर चाकू छुड़वा लेता है, बालों से पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर पटकता है और सोफे पर फेंककर उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। बच्चे यह सब खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तभी कैसी हिम्मत जुटाकर बाहर आती है और फ्लेयर गन चला देती है सीधा उस आदमी को। वह आग की लपटों में जल उठता है और देखते ही देखते पूरी यॉट में आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत भाग खड़े होते हैं, लेकिन जूलिया वापस लौटती है। वह उसे एक जोरदार किक मारकर गिराती है, मैप और बैग उठाती है और वहां से भाग निकलती है। बेन और कैसी अपने पापा के शव के पास पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर आंसुओं के साथ टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। लेकिन तभी वह डरावना आदमी फिर से यॉट से बाहर निकल आता है। वह अब भी जिंदा है। परिवार दहशत में फिर से भागना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में यॉट एक जोरदार धमाके के साथ हवा में उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद परिवार एक छोटे झरने के पास रुकता है ताकि थोड़ा दम ले सके। कैसी सोचती है कि शायद वह पागल आदमी उनके पास मौजूद गुब्बारे देखकर ही आया था। यह सुनते ही बेन खुद को कसूरवार समझने लगता है। जूलिया प्यार से उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और सबको आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वह आदमी अब भी उनके पीछे हो सकता है। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया को एहसास होता है कि वह आदमी फिर उनके करीब पहुंच रहा है। सब दौड़ पड़ते हैं और एक रेत के टीले से नीचे लुढ़क जाते हैं, जहां उन्हें जमीन पर फैला जहरीला कचरा दिखता है। परिवार बड़ी सावधानी से उसे पार करता है और लगता है कि आखिरकार उन्होंने उस आदमी से पीछा छुड़ा लिया है। आगे बढ़ते हुए उन्हें बड़े बड़े मरे हुए समुद्री जीव और समुद्र की तलहटी में जमा हुआ ढेर सारा प्लास्टिक कचरा नजर आने लगता है। बेन धीरे धीरे लड़खड़ाने लगता है और जूलिया समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेशन के करीब पहुंच चुका है। वह सबको रुकने को कहती है और जैसे ही पानी की बोतल देखती है, उसे जोरदार झटका लगता है। बोतल लगभग खाली पड़ी होती है। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद ही नहीं की थी। जूलिया गुस्से में फट पड़ती है, चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही की वजह से उनका पानी खत्म हो गया। कैसी भी गुस्से में जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। माँ बेटी के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। फिर भी थके हारे परिवार को आगे बढ़ते रहना पड़ता है, क्योंकि रुकने का मतलब है मौत। और कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता डुलता देख सब सहम जाते हैं, लेकिन राहत की सांस लेते हैं। वह सिर्फ कुछ पक्षी होते हैं। परिवार तय करता है कि रात यहीं प्लेन के अंदर गुजारेंगे। वे थोड़ा सा बचा हुआ स्नैक आपस में बांटते हैं और उसी वक्त जूलिया को टॉम की जैकेट में एक पुरानी फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। कैसी धीरे से पूछती है, मॉम, आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया हल्की मुस्कान के साथ बताती है कि टॉम हॉस्पिटल में उसका पेशेंट था और एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी कविता देकर अपना प्यार जताया था। रात के अंधेरे में कैसी चुपचाप प्लेन से बाहर निकलती है और तभी वो पल आता है जो किसी के होश उड़ा दे। वही डरावना आदमी अभी भी जिंदा है। वह पीछे से कैसी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर जूलिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार करके आखिरकार उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। कैसी कांपते हुए अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े रेंग रहे होते हैं और परिवार गौर से देखता है कि उसके शरीर पर कई अजीब काटने के निशान हैं। मतलब साफ है इस इलाके में कोई और भी खतरनाक जीव छिपा हुआ है। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, केकड़े उसके मुंह से रेंग कर बाहर आ जाते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देखने में मशगूल होती हैं, लेकिन बेन चुपचाप आगे निकल जाता है। जूलिया घबराकर चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन तब तक बेन एक तालाब में झुककर पानी पी चुका होता है। जूलिया फौरन उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बुरी तरह बीमार कर सकता है। धूप अब बेइंतहा तेज हो जाती
होती है। परिवार अपने सिर कपड़ों से ढक लेता है। बेन को बार बार चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पुरानी टूटी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया और कैसी मिलकर एक अस्थायी शेल्टर बना लेती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि रात वहीं गुजारेंगे। सुबह सुबह जूलिया एक अजीब सी खड़खड़ाती आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठती है। बाहर झांकती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। केकड़ों का एक विशाल झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वह फौरन बच्चों को उठाती है और तीनों दौड़ना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें दूर एक बड़ा कार्गो शिप नजर आता है। वहां 3 क्रू मेंबर्स जिंदा बचे होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी साफ मना कर देते हैं और परिवार को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर लेते हैं। केकड़े पास आ जाते हैं। जूलिया हड़बड़ाहट में बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। खुद जब चढ़ने लगती है तभी केकड़े उसके पैर को बुरी तरह काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर किसी तरह ऊपर बचाते हैं, नहीं तो नीचे गिर जाती। कंटेनर के एक छेद से आधे केकड़े अंदर घुस आते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन केकड़े उन पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं और दोनों को बेरहमी से मार डालते हैं। आखिरी बचा आदमी छत के होल तक पहुंचता है, लेकिन केकड़े उसे भी नीचे खींच लेते हैं। वह भी मारा जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधने की कोशिश करती है और दर्द से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक भयानक रेत के तूफान के बीच बिल्कुल अकेली पाती है। घबराकर वह बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वह और बेन मदद ढूंढने निकले थे, लेकिन कोई नहीं मिला। कुछ देर बाद दोनों बेन से मिल जाते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिला होता है जहां वे तूफान थमने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को खुद जलाकर बंद करती है। एक बेहद दर्दनाक पल। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें ढेर सारी पानी की बोतलें भरी होती हैं। बॉडीज चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिल जाती है। जूलिया तुरंत नाव से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। नाव बताता है कि उन पर हमला करने वाले आर्थ्रोपॉड्स असल में इस इलाके के म्यूटेटेड जीव हैं जो ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके हैं। वह चेतावनी देता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से समुद्र उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी वापस आने वाला है और उनके पास अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। वह एक फ्लेयर शूट करता है और परिवार उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। लंबी और थकान भरी वॉक के बाद परिवार को रास्ते में एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है जिसमें बेन जल्दी से पेशाब कर लेता है और आखिरकार वो पल आ ही जाता है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। दूर उन्हें सबमरीन नजर आ जाती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक चट्टानी रास्ता पार करना होता है। जैसे ही वे उस रास्ते से गुजरना शुरू करते हैं, अचानक दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर बरसने लगते हैं। एक भयानक रॉक स्लाइड शुरू हो जाती है। जूलिया फौरन अपने बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि कुचली न जाए, लेकिन तभी एक विशाल पत्थर की दीवार उनके बीच आ जाती है। माँ और बच्चे अलग हो जाते हैं। जूलिया दीवार के उस पार से चिल्लाती है कि बच्चे बिना उसके आगे बढ़ जाएं, लेकिन कैसी साफ मना कर देती है। जिद करती है कि उसकी माँ को भी चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों के बीच जोरदार बहस और चीख पुकार होती है। आखिरकार जूलिया वादा करती है कि वह बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को खींचकर आगे ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता पार करके सबमरीन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं, जो नजारा उनके सामने होता है वह दिल दहला देने वाला है। नाव बुरी तरह खून से लथपथ पड़ा होता है। वह टूटी हुई सांसों में बताता है कि उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है और बच्चे चाहें तो सबमरीन ले सकते हैं। शायद एक एक्स्ट्रा जगह बच गई होगी। ये सुनते ही कैसी बिना एक पल गंवाए वापस अपनी माँ को ढूंढने दौड़ पड़ती है। उधर जूलिया केकड़ों के झुंड को अपनी तरफ आता देख फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़ों को वह मार गिराती है, लेकिन झुंड इतना विशाल होता है कि अकेले लड़ना नामुमकिन लगने लगता है। ठीक उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर नजर आती है और अपना हाथ नीचे बढ़ाती है। जूलिया अपने बुरी तरह घायल पैर के बावजूद पूरी ताकत से चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से वह आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ मिलकर सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा फायर खोल चुका होता है ताकि केकड़े उलझे रहें जब तक बाकी परिवार ऊपर न चढ़ जाए। केकड़े सबमरीन के शरीर तक पहुंचते ही उसे कुतरना शुरू कर देते हैं। जूलिया गन उठाकर फायरिंग जारी रखती है जब तक बच्चे सुरक्षित अंदर नहीं चले जाते। जैसे ही सब अंदर पहुंचते हैं, जूलिया को एहसास होता है कि गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वह आखिरी गन भी केकड़ों की तरफ उछाल देती है और बच्चों के साथ अंदर घुस जाती है। परिवार हैच को मजबूती से लॉक करता है और खिड़की से बाहर देखता है। केकड़े सबमरीन के चारों तरफ घेरा डाले खड़े होते हैं और ठीक उसी वक्त समुंदर वापस लौट आता है। तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट बांध लेते हैं और एक दूसरे का हाथ कसकर
कसकर थाम लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को इधर उधर बुरी तरह पटकना शुरू कर देती हैं। जूलिया को अपनी पूरी जर्नी की यादें एक एक करके आंखों के सामने घूमती नजर आती हैं और कैसी दर्द और डर से उल्टी कर देती हैं। जल्द ही वो खौफनाक हाई पिच्ड आवाज फिर से गूंजती है और परिवार धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा पाकर राहत से भर उठते हैं। वे हैच खोलकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि विशाल लहरों ने सबमरीन को एक पूरी तरह तबाह हो चुके शहर में ला पटका है। लेकिन इस तबाही के बीच भी एक नई उम्मीद जिंदा है, जिंदा रहने की उम्मीद, एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद। और यहीं पर यह खौफनाक सफर खत्म होता है।